वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। उसमें से कुछ निकाय हम लोग पढ़ चुके थे। बाकी के निकाय या बाकी की संस्था आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद गैर संवैधानिक निकाय भी देखेंगे। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं की है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, आपको क्लास मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करेंगे, टॉपिक आपको उसमें दिख जाएंगे थंबनेल में और आप क्लास देख सकते हैं। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो कि आर ओ एग्जाम को टारगेट करते हुए चलाए जा रहे हैं। जीएस सेक्शन आपका इस चैनल पर आसानी से कवर हो सकता है। जो भी बच्चे आर ओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं, अभी से आप अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए, क्योंकि आपने पिछला जो पैटर्न देखा उसके अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। जो ट्रेंड फॉलो किया गया है, जो यूपी पीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है, तो बदलते ट्रेंड के साथ आपको वैसे ही प्रैक्टिस सेट या मॉक्स टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन हूबहू वैसे हो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि यूपी पीएससी के लिए जो भी सटीक जो स्ट्रेटजी है और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएगा। तो आपके कोर्स से रिलेटेड मैं जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, फिर पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले पाएंगे। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स परचेज करेंगे सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग पढ़ लिया था। इससे आगे जो आयोग बचे हुए हैं वो अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात इसी को बोलते वस्तु एवं सेवा कर या फिर जीएसटी भी इसी को बोलते हैं। संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279A। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्तिमान करता है। अब इसी के अनुसार 2016 में अपने आदेश द्वारा एक काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। तो काउंसिल का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, दिल्ली में है। केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। तो काउंसिल केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। सदस्य पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए कौन कौन है। सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा या राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के कोई मंत्री हो सकते हैं। काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं और वे इसके कार्यकाल को निर्धारित भी करते हैं। तो ये जीएसटी के बारे में था, जो यहाँ से आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अगला जो आयोग है वो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो हुआ था संविधान के संशोधन, माफ कीजिएगा, संविधान के आर्टिकल 338 के द्वारा किया गया। तो दूसरी ओर देखा जाए तो अन्य राष्ट्रीय आयोग जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सब संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कैसे निकाय है, सांविधिक निकाय है। लेकिन जो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ये दोनों के दोनों संवैधानिक, या आप इसको देख सकते हैं कि ये संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन इसमें कौन कौन से नहीं है तो उनकी डेट भी याद कर लेंगे। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी हमें आगे पढ़ना भी है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, ये सारे सांविधिक निकाय हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि इनकी स्थापना कैसे हुई है, तो संसद के अधिनियम के द्वारा हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया है और 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान ले लिया। तो ये एक तरह का संवैधानिक निकाय है, ये याद रखिएगा।
इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देख लीजिए। तो इसकी जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग है, उसी की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। इसका गठन आपने अभी आर्टिकल याद किया 338 में, क्या? अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा 338A। अब यहाँ पर आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये आते हैं मैच करने के लिए। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, अभी देखा ना आपने, प्रश्न ऐसा आया था। अब उसमें आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल भी तैयार कर लेने हैं। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जातियों से भिन्न होती हैं और उनकी समस्याएं भी अनुसूचित जातियों से भिन्न होती हैं, ठीक है। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी और इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा के लिए प्रस्ताव रखा गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए और दोनों के लिए अलग अलग आयोग की स्थापना की जाए। और इसकी स्थापना अंततः कब की गई? 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया आर्टिकल 338 में। इसके बाद क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 338A जोड़ दिया गया संशोधन करके। कौन सा अमेंडमेंट है ये याद रखिएगा, 89th है। कब हुआ? 2003 में। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 338A। पहले ये एक ही में थे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक में ही थे, आर्टिकल 338 के तहत। बाद में इनको पृथक किया गया। ये अमेंडमेंट भी आपने देखा। बस 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश और मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होते हैं। पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न अब दिमाग में ये आता है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? तो वर्तमान में क्या प्रक्रिया है वो देखिए। सबसे पहले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के प्रशासक द्वारा सिफारिश की जाती है। फिर NCST, इसमें क्या होता है? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने मंजूरी के लिए NCST को प्रस्ताव भेजा जाता है, मतलब इसके द्वारा, ठीक है। फिर भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI के कार्यालय से भी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। विधानमंडल की बात की जाए तो मंत्रालय को संबंधित ST ऑर्डर में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। अंत में राष्ट्रपति आर्टिकल 342 द्वारा जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके द्वारा किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अगला निकाय है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत अब एक और नया आर्टिकल जुड़ा, कौन सा? 338B, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें हो गया? आर्टिकल 338A और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B, ठीक है। तो इस प्रकार आयोग को एक वैधानिक निकाय मात्र न रहकर संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, जैसे कि अभी हमने पिछली बार पढ़ा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के माध्यम से होती है, राष्ट्रपति करेंगे। और इनकी कार्यावधि, सेवा शर्तें जो भी है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब इस NCBC की शक्तियां क्या है? तो NCBC के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने की भी शक्ति होती है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी। तो मूल रूप से भारत में संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 ने इस संबंध में सिफारिश की थी और 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग इसमें हो जाएगा 17, ठीक है। इसके अनुच्छेद 350 खा में जोड़ा गया और इस अनुच्छेद के अनुसार जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके लिए विशेष अधिकारी होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो आर्टिकल कौन सा है? संविधान के आर्टिकल 350 खा के अनुसार या 350B के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई और इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त या कमिश्नर का पदनाम भी दिया गया। इस आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद यूपी में है तथा बेलगाम कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल, 3 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, ठीक है। तो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का
प्रमुख कौन होगा? उपायुक्त अर्थात असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तो ये कुछ हमने और संवैधानिक निकाय पढ़े हुए हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अभी जो गैर संवैधानिक निकाय हैं और भी जो संवैधानिक निकाय उन सबको हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, अगली जो क्लास लूंगी मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी आप जानकारी ले पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं।